हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियट्स एंड ब्रायोफाइट्स की। ये क्लास 4th वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एंथेसेरोस एंड स्फेग्नम के पूरे क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने रिश्किया एंड मार्केंशिया का पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इतना इलाबोरेटेड वे में ऑलरेडी रिश्किया, मार्केंशिया, ब्रायोफाइट पढ़ लिया है कि अब एंथेसेरोस एंड स्फेग्नम हम एक ही वीडियो में पढ़ के खत्म करेंगे, बिकॉज ऑल द टर्म्स जो यहाँ पर यूज होंगे वो सब पहले से मैंने क्लियर आउट कर दिया है। ओके। तो इसीलिए अब हम लोग इससे दोनों को साथ में पढ़ते हैं, वरना एक एक वीडियो 40-45 मिनट की हो रही है। तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई नो कि पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है जब बहुत ज्यादा वीडियोस मिलती हैं। तो इसी वजह से आई एम मर्जिंग दीज टू इन वन वीडियो। ओके। नाउ तो सबसे पहले हम लोग एंथोसेरोस के बारे में पढ़ेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में इनका किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंथोसेरोटोफाइटा है। ठीक है। इसे आप लोग ब्रायोफाइटा भी लिख सकते हो। ठीक है। ब्रायो, एक मिनट, मेरा पेन ही नहीं काम कर रहा है। फाइटा। ओके। ब्रायोफाइटा हो सकता है यहाँ पर। इसका क्लास है एंथोसेरोटॉप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसेरोटेल्स, फैमिली है एंथोसेरोटेसी एंड जीनस है एंथेसेरोस। ओके। चलिए, जैसा कि मैंने हमेशा ट्रिक्स वाइज बताया है, हो सकता है कि आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको इसलिए ये चीज दोबारा से बता रही हूँ कि अगर फाइटा वर्ड लगा हुआ है आपके क्लासिफिकेशन में, तो ये हमेशा ही दर्शाता है कि ये फाइटा वर्ड जो है ये डिवीजन को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये फाइटा वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये डिवीजन को दर्शा रहा है। वहीं अगर इस क्लासिफिकेशन में ऑप्सिडा लगा होता है, तो ये ऑप्सिडा हमें किसको दर्शाता है? जो मेरे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तीनों वीडियो देखी हुई है, उन्हें पता है कि हम इसे क्लास के अंडर रखेंगे अगर ऑप्सिडा लगा है तो। और अगर एल्स लगा है तो हम उसे किसके अंडर रखेंगे? हम उसे कहेंगे कि ये किसी ना किसी जीनस का ऑर्डर है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर एसी लगा हुआ है, एसी वाला वो एयर कंडीशनर नहीं, ठीक है, ईसी ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा कि ये फैमिली को दर्शा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं कि फाइटा, ऑप्सिडा, एल्स एंड ईसी, ये कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। मान लो कि आपको एंथेसेरोस स्पॉट में मिल गया। बॉटनी का स्पॉट होता है ना, जहां पर आपको 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के एक स्पॉट होते हैं। ठीक है। एंथोसेरोस आ गया। अब इस एंथोसेरोस को आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन पे 1 नंबर होता है। नहीं याद आ रहा है आपको क्लासिफिकेशन, तो आपको क्या करना है? आपको इतना तो पता है कि बॉटनी के स्टूडेंट हो, एंथोसेरोस आपका प्लांटी में आता है। डिवीजन आपको मान लो याद आ गया, ब्रायोफाइटा तो लिख दो। वरना कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा-सा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रायो में है कि जिम्नो में है, किस में है। ठीक है। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई नो दीज फीलिंग्स एंड ऑल। ओके। तो वहां पर क्या करना है? एंथोसेरोटोफाइटा डिवीजन हो गया, एंथोसेरोप्सिडा क्लास हो गया, एंथोसेरोटेल्स क्या हो गया आपका? ऑर्डर हो गया, एंथोसेरोटेसी क्या हो गया? फैमिली हो गया, एंड जीनस आपका एंथेसेरोस। गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर सम ट्रिक्स जिसकी वजह से आप बॉटनी को बहुत इजी बना लेते हो, और आप मुझसे जुड़ोगे तो सब कुछ इजी ही लगेगा। अब एंथेसेरोस को हम पढ़ेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी हमेशा से मैंने आपको बताया है कि जो भी फिजिकल अपीयरेंस आप देख रहे हो, मान लो कि मैंने इस एक इंसान को बनाया, ठीक है, इसकी 2 आंखें हैं, एक मुंह है, ऐसे गला है, ठीक है, ऐसे इसकी बॉडी है, 2 हाथ हैं इसके, ठीक, और 2 पैर हैं इसके, 2 कान हैं, ठीक है, और इसका हेयर है, और हेयर कैसा है? ग्रीन है। ठीक है। डोंट टेल कि छपरी वाला लुक है। ओके। कोई कोई नहीं बोलेगा कि ग्रीन हेयर छपरी लुक होता है। ओके। आप समझो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द हेयर ऑफ दिस इंडिविजुअल पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पे मैंने एक ही पैर बनाया है, एक मिनट, ये 2 पैर होंगे भाई। ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर के हेयर है, आप बोलोगे कि इस इंडिविजुअल का ग्रीन कलर का हेयर है, कैसे पता चल गया? आपने केवल ऊपर ही देखा ना इसको कि ये ग्रीन कलर का है। ठीक है। तो यही चीज होती है जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि इसकी आंखें जो है ना, वो आंखें भी इसकी हरी हैं, है ना? तो ये भी हमने बताया, हम देख रहे हैं अपनी आँख से, तो ऊपरी जो मतलब आप देख कर के कोई भी चीज़ बोलते हो, जैसे ही आपने किसी को देखा, आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस के फीचर्स हमें बताने लगे, तो दैट इज़ योर मॉर्फोलॉजी।
और वहीं उसके हार्ट में आप जा करके घुसोगे और देखोगे कितने चैम्बर है ना? उसका किडनी कैसा है, वो कैसे मतलब वो ठीक है या नहीं है, तो ये सब एनाटॉमी हो गया। उसे कोई बीमारी हुई है, उसकी कोई हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, ये सब देखने लगोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एनाटॉमी हो जाएगी। सो बेसिकली जो हमारा मॉर्फोलॉजी होता है वो आपको फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है, वो भले हमारी बॉटनी हो गई या जूलॉजी हो गई, ठीक है? और वहीं पर जो हमारा एनाटॉमी होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि जैसे आप इंसान को इस इंसान को ऐसे काटोगे और इसे खोलोगे तो इंटरनली कौन-कौन से ऑर्गन कैसे-कैसे काम कर रहे हैं वो आप कहोगे कि इसकी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। सेम लाइक हमारा जो क्या कहते हैं बॉटनी में होता है, अब बहुत अच्छा वे मैं आपको बता रही हूँ कि बॉटनी में व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल, तो जब हम उसके लिए कोई डायग्राम बनाते हैं ना तो हम उसे जनरली क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टीएस वगैरह। जहाँ पर हम एनाटॉमी बनाते हैं वहां पर हम पता है क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि प्लांट में हमें हार्ट लंग्स ये सब तो नहीं दिख रहा है, हमें तो सेल्स दिख रही हैं। तो जब हम एनाटॉमी दर्शाते हैं तो वहां पर हम सेलुलर डायग्राम बनाते हैं, और जब हमें मॉर्फोलॉजी दर्शानी होती है तो वहां पर हम डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे कि एंथेसेरोस का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये है एंथेसेरोस, ओके। दीज आर द स्पोरोफाइट। नाउ यू ऑल नो कि व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट, है ना? ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड दिस इज द थैलस, बिकॉज यू ऑल नो कि जो भी हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं दे ऑल हैव व्हाट थैलस लाइक बॉडी, है ना? देयर बॉडी इज थाइलॉइड। और बार बार मैंने आपको बताया है कि थाइलॉइड मतलब क्या होता है, कि देयर इज नो रूट, है ना, नो एनी स्टेम, नो एनी लीफ, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो इसी वजह से इनकी बॉडी हो गई कैसी, इनकी बॉडी हो गई थाइलॉइड। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, थैलस बॉडी है, थैलॉइड बॉडी में आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और एक होता है स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। होता क्या है हमारे ब्रायोफाइट में, दीज स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन आवर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर व्हाट, फॉर द न्यूट्रिशन, ओके। बिकॉज जब तक हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा स्पोरोफाइट बढ़ेंगे नहीं। एंड व्हाट आर दीज स्पोरोफाइट? दीज स्पोरोफाइट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। याद कर लो, एस फॉर स्पोरोफाइट, एस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो इस चीज को हमेशा से याद रखना कि जो स्पोरोफाइट है वो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन के काम पर आते हैं, ठीक है? और गैमेटोफाइट आर दोज स्ट्रक्चर एक्चुअली जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और अगर गैमेटोफाइट पे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये गैमेटोफाइट भी रिप्रोडक्शन में अपना काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने मार्केंशिया में देखा था। मार्केंशिया में हम लोगों ने देखा था कि हमारे थैलस पे क्या थे, हमारे थैलस पे गैमा कप थे। दीज आर कप लाइक स्ट्रक्चर, और इस गैमा कप में क्या था, गैमा था, और यही गैमा बाहर निकल करके मार्केंशिया बना रहा था। तो दिस इज द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था तो फिर उसे रिक्वायरमेंट थी हमारे स्पोरोफाइट की, बिकॉज दीज स्पोरोफाइट्स कंटेन व्हाट, दे हैव एंथेरिडिया, ओके, एंड दे हैव आर्किगोनिया। एंथेरिडिया मेल है, आर्किगोनिया फीमेल है। ये आपको एंथ्रेजॉइड देंगे, ये आपको एग देंगी, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड होल पूरा का पूरा थैलस दोबारा से बन जाएगा, ठीक है? तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसा एकदम नुकीला आपको दिखाई देगा, वो होता है एंथेसेरोस का स्पोरोफाइट। और जिसपे ये स्पोरोफाइट बहुत अच्छे से खड़ा होता है, एकदम अच्छे से, वो पोर्शन होता है प्लेट नुमा पोर्शन, जिसे हम कहते हैं थैलस। एंड यू ऑल नो कि जितने भी हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनके सभी के सभी अगर हम थैलस देखेंगे, मान लीजिए कि मैं ये थैलस बना रही हूँ एक एंथेसरॉस का, ठीक है? ये एक पोर्शन मैंने थैलस का लिया, तो आप देखोगे कि इनके थैलस में इस तरीके से आपको राइजोइड्स भी दिखाई देंगे, ठीक है? एंड व्हाट, व्हाई आर दीज राइजोइड्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे एनकरेज, है ना, ये पूरे के पूरे बॉडी को एनकरेज करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं कि ये जो हमारा प्लांट है वो कहीं गिर ना जाए, या बहुत तेज हवा चले तो कहीं टूट ना जाए। तो ये जितने भी आपके राइजोइड्स होते हैं, दे एक्चुअली गिव द support to the whole body. Like you all know कि these rhizoids are very helpful. Wait a minute, I have to change the color. Where is brown color? Okay, let's take this. Okay, so these rhizoids are also helpful for the attachment of this thallus to a substratum. ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये राइजोइड था, ओके।
एंड दीज राइजोइड, और ये जो हमने ऑरेंज कलर का बनाया है, दिस इज योर सबस्ट्रेटम, जो कि कोई भी रॉक वगैरह हो सकता है। तो इस रॉक से जुड़ने के लिए हमारे ब्रायोफाइट्स के पास, हर एक ब्रायोफाइट्स के पास एक राइजोइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैचमेंट के भी काम करता है और एनकरेजमेंट का भी काम करता है। ठीक है, समझ में आया ये सारा चीज। अब देखिए ये जो थैलस मैंने बनाया हुआ है, दोबारा से मैं बनाती हूँ। तो मान लीजिए कि मुझे एक पोर्शन बनाना है थैलस का, जो कि ऑब्वियसली आप लोग कॉपी में बनाते चलो, मैं इतना डायग्राम इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि आई वांट कि आप अपनी कॉपी में बना के आओ। मान लो दिस इज द थैलस ऑफ आवर एंथेसेरोस। ओके, नाउ इसके थैलस पे यू हैव दिस स्पोरोफाइट। ठीक है, ये आपका देखोगे कि स्पोरोफाइट हो गया, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज थैलस। तो अब हम समझेंगे इनके थैलस को, क्योंकि यही हम हमारे को दिखाई तो यही दे रहा है ना, थैलस ही दिखाई दे रहा है। तो मॉर्फोलॉजी में हम इसी थैलस के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस थैलस में आप राइजोइड्स जो है वो देख रहे हो। अब इनकी दो सरफेस होगी, जो डॉर्सल सरफेस होगी, जो कि ऊपर वाली होगी, है ना, और जस्ट जैसे ही आप इसको पलट दोगे, ठीक है, तो थोड़ा डार्कर मैं कलर ले लेती हूँ। ठीक है, मान लो आपने इसको पलट दिया, तो फिर ये इसका जो पीछे वाला रीजन होगा, उसे आप कौन सा रीजन कहोगे? इसे आप कहोगे आपका वेंट्रल रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन हो गया? मैंने इसको पलटा जब, तो इसको भी अंडरलाइन कर दूं अगर मैं एक थोड़े से डार्क कलर से, तो ये आपका कौन सा रीजन हो जाएगा? ये आपका रीजन हो जाएगा वेंट्रल रीजन। ठीक, तो दे हैव डॉर्सल रीजन, दे हैव वेंट्रल रीजन, दैट इज वाई इनकी बॉडी कैसी होगी? डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है, तो इनका थैलस कैसा होगा? डॉर्सो वेंट्रल होगा। प्लस इनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी पाई जाती है। हर एक ब्रायोफाइट के थैलस में आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस डाइकोटोमस ब्रांचिंग? लाइक दिस इज, ये एक कॉटोमस, देखो ये वाला एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, तो ये एक कॉटोमस, ये दूसरा कॉटोमस, ऐसे करके कॉटोमस बटे होते हैं। देखो ये एक कॉटोमस हो गया, ये दूसरा कॉटोमस हो गया, देखो एक दो। तो इसीलिए इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रल होती है, और क्या कैसी होती है? डाई कॉटोमस होती है। ठीक है, ये इनके थैलस का आपको थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी जो है वो मैंने बताया, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इलाबोरेट करके बताया है। नाउ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर बॉडी इज थाइलॉइड, ऑब्वियसली दे हैव डार्क ग्रीन कलर बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड व्हाई दीज क्लोरोफिल आर इंपॉर्टेंट? क्या कर रहे हैं ये क्लोरोफिल? इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे perform, because of them actually our plants perform photosynthesis, and from photosynthesis we get food. ओके, तो वो ये सारा तो आप जानते हो कि छोटे बच्चों वाला ही सारा कॉन्सेप्ट है कि फूड मिल जाएगा। दैट इज वाई दे अपीयर ग्रीन, किस लिए? क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल। ओके, नाउ ये भी रोजेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच वन ब्रायोफाइट इज आल्सो गिव यू अ रोजेट लाइक स्ट्रक्चर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा एक और है जो आपको रोजेट लाइक स्ट्रक्चर देता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इनकी जो थैलस होती है वो एम्बेडेड होती है, म्यूसिलेज कैविटीज पाई जाती हैं इनकी विथ नॉस्टॉक कॉलोनी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि दे हैव साइनोस बैक्टीरिया एसोसिएशन। ठीक है, दे शो एन एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया, that is our nostoc. Nostoc, Anabaena, these are our BGA, blue green algae, cyanobacteria. तो ये नॉस्टॉक भी हमारे जो एंथेसेरोस है ना उसके थैलस में पाया जाता है। समझ रहे हो? जो मान लो कि ये इनका थैलस है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये इनका ऐसे थैलस है। ठीक, मैंने ये थैलस बना दिया। अब इस थैलस में आप देखोगे कि म्यूसिलेज कैविटीज होंगी ऐसे करके। ठीक है, ये म्यूसिलेज कैविटी हो गई, और इस कैविटी में आपको क्या दिखाई देगा? नॉस्टॉक और एनाबेना, नहीं नहीं एनाबेना नहीं है, लाइक नॉस्टॉक, आपको एक बीजीए दिखाई देगा। ये बीजीए की कॉलोनी आपको इस म्यूसिलेज
जो कैविटी है उसमें एम्बेडेड आपको दिखाई देगा। जो एम्बेडेड कैविटी, देखो एम्बेडेड मतलब होता है धसा हुआ, तो ये जो कैविटी है जो कि धसी हुई है, ऐसे धसी हुई है हमारे थैलस में एंथेसेरोस की, उस कैविटी में, उस खोखले जो मतलब खोखला एक मतलब क्या क्या मैं बोलूँ इसको, कैविटी को, गुहा है, कैसे बोलते हैं इसको, लाइक आप ग्लास लो और ग्लास के अंदर जो पूरी जगह खाली है, दिस इज अ कैविटी, तो वैसे ही इनका एक ऐसा कैविटी बना होता है लाइक कटोरी नुमा, और उसमें ये नॉस्टॉक की कॉलोनी जो है वो आराम से लिव अपना जीवन जी रही होती है। ठीक है, तो और बताते हैं इसके बारे में, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके अलावा वी हैव देयर लाइक डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या डॉर्सल वाला आगे वाला पोर्शन होगा जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से स्पोरोफाइट निकलेगा, और वेंट्रल वाला पोर्शन जहां से राइजोइड्स निकलेंगी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि डॉर्सल पोर्शन पे आपको क्या क्या स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। एंथेसेरोस का थैलस, जो कि डॉर्सल सरफेस हम बात कर रहे हैं, ये स्मूथ भी हो सकता है, जैसे कि एंथेसेरोस लेविस नाम के स्पीसीज में देखा जाता है। ये वेलवेट लाइक भी हो सकता है, किसी ने रेड वेलवेट केक खाया है तो वेलवेट वाला अपीयरेंस देखा है, वेलवेट के कपड़े देखे हैं, उस तरीके का भी स्ट्रक्चर ये डॉर्सली आपको मतलब शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एंथेसेरोस क्रिस्पुलस, ठीक है, और रिज्ड भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रफी रफी भी आपको स्ट्रक्चर ये दिखा सकते हैं, किस में, एंथेसेरोस फ्यूसिफॉर्मिस स्पीसीज में आप ये रिज्ड स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो मतलब ये था कि हम इसमें जो डॉर्सल सरफेस है वो स्मूथ भी हो सकती है, वेलवेट लाइक भी हो सकती है, और रिज्ड भी हो सकती है। पीछे हम लोगों ने रिश्किया एंड मार्केंशिया पढ़ा, उसमें हम लोगों ने डॉर्सल सरफेस स्मूथ ही देखा था। ठीक है, नाउ जो एंथेसेरोस क्रिस्पुलस है, जिसमें आप वेलवेट लाइक डॉर्सल सरफेस देख रहे हो, उसमें लोब्ड लैमिला भी पाया जाता है हमारे डॉर्सल सरफेस पे। ठीक है, इन थैलस पे कोई डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं होती है, जैसे कि हम लोगों ने रिश्किया में देखा था कि मिडरिप आ रही है, एक बीच से एक मिड मतलब बीच और रिप मतलब एक लाइन, तो बीच वाली वो लाइन नहीं होती है, इसमें मिडरिप का कोई प्रेशंस नहीं होता है, और बहुत सारी लेयर्स, थिक लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज में तो आप देखोगे कि एंटायरली पूरा का पूरा मिड रिप ही गायब है, कोई ऐसे वीनी लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है इनके थैलस में। ठीक है, उसके अलावा दे हैव मैच्योर गैमिटोफाइट बियर हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट, ये जो ऐसे निकले हुए दिख रहे हैं ना, ये हमारे थैलस पे से ऐसे ये जो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया इनका थैलस। ओके, जो कि गैमेटोफाइट हो गया, और ये एक्चुअली में आप देखोगे स्पोरोफाइट, जो कि कैसा है, एक हॉर्न लाइक है, सूंड जैसा इनका स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। तो ये सब कुछ आपको डॉर्सल सरफेस पे दिखाई देगी। वहीं इफ यू टॉक अबाउट द वेंट्रल सरफेस, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द वेंट्रल सरफेस। देखिए वेंट्रल सरफेस पे दे बियर यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स फॉर अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। दे lack मतलब scales, tuberculated rhizoids and mucilage hair. Contain mucilage cavity with nostoc colonies appearing as blue-green spot. क्या बोल रहा है देखिए, जो इनकी पीछे वाली सरफेस होती है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये एक ऐसा इनका थैलस बना दिया, ठीक, तो थैलस मैंने बनाया है तो ये इनकी एक डॉर्सल सरफेस हो गई, ठीक है, और मैंने इसको पलट दिया, तो पलटने के बाद दे हैव दिस वेंट्रल सरफेस, ठीक है, इनके पीछे वाला सरफेस। तो हम इस वेंट्रल सरफेस की जब बात करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि इनकी वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या दिखाई देगा, राइजोइड्स दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे ये राइजोइड्स किस काम के लिए हैं, कैन यू टेल मी। दीज राइजोइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। इन्हें एक सबस्ट्रेटम से अटैच होना है, दैट इज व्हाई दे नीड दिस राइजोइड। ठीक है, ये राइजोइड हाथ की तरह काम करेंगे कि पकड़ लेंगे तुरंत सबस्ट्रेट को, फिर वहां से छूटेंगे नहीं, कि अगर हवा पानी कुछ भी चले तो हमारा प्लांट हिले डुले नहीं, आराम से रहे। और प्लस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी करेंगे, नीचे से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट जो भी सॉइल वगैरह का होगा, रॉक के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, they have this rhizoid, the very important thing is कि they have only and only smooth walled rhizoid। ठीक है, now what is smooth, एकदम चिकना, कोई भी इस पे आपको लाइनिंग्स वगैरह, कोई भी स्कार्स वगैरह
कुछ भी आपको लाइनिंग तो दिखाई ही नहीं देगी। अगर लाइनिंग दिखाई देती तो वो ट्यूबिकुलेटेड हो जाता, लेकिन कोई लाइनिंग नहीं, बिल्कुल चिकनी यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, स्मूथ राइजोइड्स जो होंगे वो दिखाई देंगे। सेकेंडली, जैसे हम लोगों ने रिश्किया वगैरह में पढ़ा था कि रिश्किया ऑल्सो कंटेन्स द स्केल्स, ठीक है, ऑन देयर वेंट्रल साइड। यहाँ पर आपको कोई भी स्केल नहीं दिखाई देगी, कोई ट्यूबिकुलेटेड राइजोइड नहीं दिखाई देगा, और किसी भी प्रकार का म्यूसिलेज हेयर नहीं दिखेगा। सेकेंडली, यहाँ पर जो इनका थैलस है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मैं थैलस बना रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप चीजों को सुनना, ठीक है, आराम से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए कि ये जो थैलस है, इस थैलस में हमें पता लगाना है कि कहाँ पर नॉस्टॉक ने कॉलोनी बना करके रखी हुई है, ठीक। तो मैंने ये इनका क्या लिया है, थैलस लिया हुआ है। वेंट्रल साइड पर आपको देखना है कि कौन सी जगह पर आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और वो स्पॉट्स होने चाहिए ब्लू ग्रीन कलर के, ठीक है। कैसे स्पॉट्स, ब्लू ग्रीन कलर के, ये जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थैलस का पोर्शन मैंने आपको दिया कि टेल मी वेयर इज द कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक, ठीक है, कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको आसानी से पता लग सकता है, अगर आपने ये वीडियो मुझसे पढ़ के गई है, कि जहां पर आपको ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन आपको स्पॉट दिखाई दे देगा एंथेसेरोस के थैलस पे, वही आपका स्पॉट वाला जो जगह है, वहां आपको पता चल जाएगा कि यहाँ म्यूसिलेज कैविटी है, और उस कैविटी में नॉस्टॉक जो है वो पाया जा रहा है। ऐसे ये नॉस्टॉक जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। अब आप में और क्यूरियोसिटी हुई, आपको जानने का मन हुआ कि ठीक है चलो हमें इसे देखना है, तो कैसे देखेंगे। नॉस्टॉक तो एक बीजीय ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप। तो क्या करोगे आप इस जगह को काटोगे, ठीक है, ब्लेड वगैरह से काटो, इसकी स्लाइड प्रिपरेशन करो, स्लाइड प्रिपरेशन में ग्लिसरीन वगैरह लोगे, ठीक है, और ग्लिसरीन वगैरह लेने के बाद आप यहाँ पर इसे स्टेन करने के बाद पुट करोगे, रखोगे। रखने के बाद आप इसे क्या करोगे, ढकोगे, ठीक है, और फिर आप इसे क्या करोगे, एक माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके देखोगे, ठीक, स्लाइड प्रिपेयर करके। जैसे ही आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, आपको नॉस्टॉक की कॉलोनी दिखाई देगी। कैसी, कुछ इस प्रकार की। ये ऐसे आपको जो नॉस्टॉक है वो दिखाई देंगे। एंड दीज नॉस्टॉक, ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, दीज आर आवर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनका एसोसिएशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि आपके नॉस्टॉक हैं उनके साथ। और ये एसोसिएशन किस लिए हो रहा है, क्या काम यहाँ पर कर रहा होगा, तो हमेशा ही जब ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है तो वो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, जो हमारे नेचर में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चल रहा होता है ना, उसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट न्यू थिंग जो कि आपने अभी तक ब्रायोफाइटा में देखा है, एंथेसेरोस के थैलस में। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कोई एसोसिएशन या कोई अनदर चीज थैलस पे आकर के रह रही है, लिव कर रही है। थैलस है एंथेसेरोस का, लेकिन वहां पर एल्गी जो कि नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, उस वो भी प्रेजेंट है वहां पे, और वो अच्छे से रह रहा है उसकी कैविटी में। तो दिस इज ए स्पेशल पॉइंट अबाउट एंथेसेरोस। ओके, चलो अब इनकी एनाटॉमी की बात करें तो दे हैव सिंगल क्लोरोप्लास्ट विथ अ पाइरिनॉइड इन ईच सेल। तो इनके पास एक लार्ज बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ना पाइरिनॉइड भी पाया जाता है। हर एक सेल में एक आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, और उस क्लोरोप्लास्ट में आपको पाइरिनॉइड दिखाई देगा, ठीक है। इनके पास कोई भी ना ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एयर चैम्बर नहीं होते हैं जैसे कि हम लोगों ने रिश्किया मार्केंशिया में देखा था। इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल एंड पार्शियल फोटोसिंथेटिक। इनका देखो
इनके स्पोरोफाइट्स भी अब क्या करने लगे हैं, पार्शियली फोटोसिंथेसिस करने लगे हैं, मतलब वो भी अब अपना खाना थोड़ा 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 बनाने लगे हैं। तो आप देख रहे हो कि आप धीरे धीरे बहुत ही प्रिमिटिव से मॉडर्न ब्रायोफाइट्स की तरफ जा रहे हो। रिश्किया वॉज द मोस्ट प्रिमिटिव, आप बोलोगे कि ये रिश्किया मोस्ट प्रिमिटिव ब्रायोफाइट था। रिश्किया से हम लोग मार्केंशिया पे गए, मार्केंशिया से हम लोग एंथेसेरोस पे जा रहे हैं, फिर हम स्फेग्नम देखेंगे। लास्टली आप आओगे ना तो आपको फ्यूनेरिया वगैरह दिखेगा, पॉलीट्राइकम दिखेगा, तो दीज आर द एडवांस्ड ब्रायोफाइटा। तो ये होता है एक तरीका पढ़ने का, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है आपका। अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के भी द्वारा हो सकता है, थैलस टूट गया, जहां गिरेगा वहां से फिर से नया बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया, वही सेम कहानी जो हमने रिश्किया मार्केंशिया में पढ़ी थी, तो आई विल नॉट गोना रिपीट अगेन, ठीक है। तो थैलस में जो एंथेरिडिया आर्किगोनिया होगा, एंथेरिडिया जो है एंथेरिजोइट्स देगा, आर्किगोनिया एग, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर से अगेन जो आपका स्पोरोफाइट है वो बन जाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यूज उनके पास होंगी, तो वो स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोर्स बनाए के डिस्पर्जल के लिए, कि स्पोर बहुत अच्छे से उड़ पाए, उनके पास क्या होगा, एक विंग लाइक, एक पंख नुमा स्ट्रक्चर होगा, जिसे कि आप इलेटर्स कहते हो, ठीक है। तो इलेटर्स पूछा जाता है कि इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, किस प्लांट किंगडम के किस डिवीजन में इलेटर्स पाए जा रहे हैं, तो ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स पाए जाते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, यहाँ पे जिन्हें हिंदी में नोट्स बनाने हैं। नाउ सेम चीज, अगर मैं इनके एनाटॉमी की थोड़ी सी बात कर लूं, जहां हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एनाटॉमी रिक्शा मार्केंशिया में देखे हैं। दे हैव अपर एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दे हैव लोअर एपिडर्मिस, वही सेम पुराना चीज कि अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस से राइजोइड्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू थिंग यहाँ पर क्या है कि दे हैव अ स्लाइम पोर कंटेनिंग एल्गी, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन, ये एक इसमें नया है कि यहाँ पर आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पर आपको एल्गीज जो है वो दिखाई देंगी, ठीक है। फिर दे हैव म्यूसिलेज कंटेनिंग कैविटीज, इनके पास ऐसी भी कैविटी है जिनमें भर भर के म्यूसिलेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनकी ऐसी कैविटी हो गई जिसमें आपको म्यूसिलेज दिखाई देगा। तो बहुत बड़े बड़े म्यूसिलेज कैविटीज हैं, ऐसा हम लोगों ने मार्केंशिया एंड रिश्किया में नहीं देखा है, ठीक है। और इनके पास जो सेल्स हैं उसमें आप देख रहे हो हर एक सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। क्या आपने मार्केंशिया एंड रिश्किया के हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितने भी सेल्स हैं, दे ऑल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देख रहे हो आप, ये जितने भी आपके सेल्स हैं उन सब के पास क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें से अगर मैं एक सेल बनाऊं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक सेल हो गया, इस हर एक सेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या आप यहाँ पर कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको अलग अलग जीनसेस दिए गए हैं पढ़ने के लिए, कि आप क्लियर कर पाओ कि एक्चुअली में पूरा का पूरा ब्रायोफाइट क्या है। क्या आपने अभी तक ऐसा सेलुलर डायग्राम देखा है जिसमें हर एक सेल्स में आपको ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं? कोई डायग्राम अभी तक आपने रिश्किया मार्केंशिया में नहीं देखा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और हर एक सेल में आपको यहाँ पर पायरिनोइड्स भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये यहाँ पर हर एक सेल में आपको पायरिनोइड भी दिखाई दे रहा है। तो इम्पोर्टेंस पता चल रही है हर चीज के पढ़ने की। तो एंथेसेरोस में आपको एनाटॉमी में क्या याद रखना है कि दे हैव अपर इपिडर्मिस, दे हैव लोअर इपिडर्मिस, ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। सेकंड हमें क्या याद रखना है कि दे हैव लार्ज म्यूसिलेज कैविटी, लार्ज म्यूसिलेज कैविटी, ठीक है, एंड दे हैव कैविटी, स्लाइम पोर कैविटी, जिसमें आपको एल्गीज दिखाई दे रही हैं। कौन सी पर्टिकुलर एल्गी? नॉस्टॉक। एंड दे हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल, ये चीज को याद रखना है कि हर एक सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, और उस क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड। सो आई होप कि ये सब कुछ आप नोट डाउन करते चल रहे होगे। Now let's talk about the sphagnum. We are done with the Anthoceros portion. The last genus of your unit 1 from Bryophyta is sphagnum. बहुत नाम सुने होंगे आपने। जब मैं आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा स्फेग्नम है वो इकोनॉमिकली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके अगेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी प्लांटी से बिलोंग करते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा होता है।
ऑप्सिडा लगा हुआ है, क्लास स्फैगिनोप्सिडा, स्फैगनेल, स्फैगनेसी, स्फैगनम। ओके, तो ये सारे इनके क्लासिफिकेशंस हो गए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ना ग्रो करते हैं एज अ टफ्ट या फिर मैट की तरह एक वेटलैंड में फॉर्मिंग पीट। ये इनका मैं अभी बता रही हूँ कैसे ये ग्रो कर रहे हैं। इनके गैमिटोफाइट में एक स्टेम नुमा और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी वीन्स नहीं होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ऐसा वीनी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है। लीफ में आपको हाइलीन दिखाई देगा और क्लोरोफिलस सेल्स होंगे कि क्लोरोफिल्स उसमें भर भर के आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा होगा इनका पूरा मॉर्फोलॉजी? ग्रीन होगा, बिकॉज भर भर के क्लोरोफिल है ना? समझ में आया? अब देखो ये उगते कैसे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन आई विल टेल यू। देखिए, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इनमें आपको ये एक वेटलैंड है, ठीक है, दिस इज द वेटलैंड। चलो ऐसे ही बना देती हूँ, वरना कहोगे कि दीदी इंक्लाइंड क्यों बनाया आपने वेटलैंड। ठीक है, अब इस पे स्फैग्नम कुछ इस तरीके से उगेंगे, ऐसे करके एकदम मैट बना लेंगे इस जगह पे। ये ऐसे उग रहे हैं, ठीक लगेगा ना कि किसी ने, जैसे आपके घर में पैर पोछने के लिए मैट रखते हैं ना, वो किसी ने बिछा दिया है। ये स्फैग्नम है, ठीक है। इस स्फैग्नम में बहुत ब्रांचेस आपको दिखाई देती हैं और ये आपको लगेगा कि बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पोर्शन जो है, ये लगेगा कि स्टेम है, बट स्टेम है नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और वहीं अगर सेम इस चीज को उठाओगे तो ये आपको लगेगा कि ये देखो ना, ये तो लीफ है दीदी, ये तो साफ साफ लीफ है। ये बिल्कुल लीफ नहीं है बाबा, ये सिर्फ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इस लीफ में कोई भी आपको ना ऐसे विन नहीं दिखाई देगी कि कोई भी विन हो, बिल्कुल नहीं। ये वीन वगैरह यहाँ नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ब्रायोफाइट है, ओके। हमारे में नहीं लीफ स्टेम और रूट पाई जाती है, हमारी बॉडी पूरी थैलस है। तो थाइलॉइड बॉडी का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऐसी कुछ इनकी जो थैलस है वो दिखाई देती है। नाउ दे हैव अ एंथेरिडियल ब्रांच एंड दे हैव अ आर्किगोनियल ब्रांच। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ब्रांचेस के काम क्या है। सबसे पहले दीज आर ऑल द ब्रांचेस, ओके। एंड यहाँ पर एंथेरिडियल ब्रांच ऐसी कुछ होगी, ठीक है, ये ब्रांच इनकी एंथेरिडियल ब्रांच होगी। और यहाँ आप देख रहे हो छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस नुमा स्ट्रक्चर, दीज आर द आर्किगोनियल ब्रांच। एंथेरिडिया, चलो मेरे साथ बताओ क्या ये प्रोड्यूस करेगा, बोलो, केवल मैं ही बोलूं, आप नहीं बोलोगे। एंथ्रेजोइट, ठीक है। और आर्किगोनियल ब्रांच क्या देगा? एग। थोड़ा सा वाटर मिला, दिस एंथ्रेजोइट विल मूव, एग के पास पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, पता चल रहा है। तो ऐसे इनमें भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ना, मैट लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, हमारे लिए दिस स्फैग्नम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए इनकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी में इनके हाइलाइन सेल्स होते हैं जिसमें वाटर स्टोर होता है, क्लोरोफिलस सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो दो तरीके के सेल्स आपको दिखाई दिए, एक हाइलीन सेल और एक क्लोरोफिलस सेल। नाम बता रहा है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराएगा, हाइलीन थोड़ा सा नया नेम है, इसको याद रखिएगा कि हाइलीन सेल्स जो होते हैं हमारे स्फैग्नम में, वो पानी को स्टोर करके रखने के लिए, संचित करके रखने के लिए काम आते हैं। इनमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। यू ऑल नो कि दिस स्फैग्नम आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम आवर ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। तो कहाँ से वैस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे या वैस्कुलर चीजें आ जाएंगी, वैस्कुलर टिश्यू आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखो अर्ली स्टेज में दे हैव राइजोइड फॉर द एनकरेजमेंट, फॉर द अटैचमेंट एंड फॉर द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। बट
जैसे ही थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे स्फैगनम, तो उनमें से राइजॉइड भी हटने लगेगा। तो मैच्योर स्टेज ऑफ स्फैगनम में आपको राइजॉइड जो है वो नहीं दिखाई देंगे। तो ये इनकी एनाटॉमी हो गई। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से होता है, सेक्सुअली बिकॉज दे हैव एंथेरिडियल ब्रांच तो एंथेरिडिया देगा, आर्किगोनियल ब्रांच तो आर्किगोनिया देगा। सेम प्लांट पे डेवलप हो सकते हैं दोनों, और सेपरेट प्लांट पे भी डेवलप हो सकते हैं। मतलब कि मेल स्फैग्नम फीमेल स्फैग्नम भी हो सकता है, और दोनों एक पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा आफ्टर देयर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद इम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो बनेगा वो मैच्योर होकर के स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और ये स्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? कैप्सूल्स में। तो जैसे ये कैप्सूल फटेगा, these spores will gonna spread dispersed in our environment, एंड जहां अच्छा खासा इन्हें मॉइस्चर वगैरह मिला, न्यूट्रिएंट मिला, अगेन ये क्या करेंगे, वहां पर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके नया स्फेगनम जो है वो बना लेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ रिप्रोडक्शन हमारे स्फेगनम में अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, दे हैव अ गैमेटोफाइट, ठीक है, इनका थैलस है, थैलस हैप्लॉइड होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है। और हमेशा से मैंने बताया है कि गैमेटोफाइट जो है वो आपको हैप्लॉइड स्टेज दर्शाता है, बस इसे याद कर लीजिए। और जो आपका स्पोरोफाइट है वो आपका डाइप्लॉइड स्टेज जो है वो दिखाता है, ठीक है, स्पोरोफाइट, डाइप्लॉइड स्टेज। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। तो गैमेटोफिटिक थैलस ही होता है, और वो होता है हमारा क्या? हैप्लॉइड। अब समझिए, जो हमारा हैप्लॉइड स्टेज है, गैमेटोफाइट वाला, है ना, अब उसमें से आपको एंथेरिडियल ब्रांच से एंथेरिडिया निकलते हुए दिखाई देगा, गैमिट्स निकलते। व्हाट आर दीज? ऑब्वियसली गैमेटोफाइट थैलस है तो गैमेट ही प्रोड्यूस करेगा ना। तो गैमेट कौन कौन से है? मेल गैमेट एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट आर्किगोनिया। दिस एंथेरिडिया विल गोना फॉर्म प्रोड्यूस एंथेरिजॉइड्स एंड आर्किगोनिया एग देगा। फिर वहां पर आपको फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन दिखाई देगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम बनेगा, फिर एसएमसी स्पोर मदर सेल्स बनेंगे, उनमें मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड होता है, 2n होता है, ठीक है। 2n में मियोसिस, मी हाफ माइंड, मैंने आपको ट्रिक बताया था, मी हाफ माइंड, मतलब कि मियोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी नेवल हाफ हो जाती है, 2n से फिर से n में चेंज हो जाएगा। तो स्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड, उससे एन जो आफ्टर मियोसिस बनेगा वो होगा स्पोर टेट्रेट्स, ठीक है। और ये स्पोर टेट्रेट्स जो है ऐसे करके होंगे, एक पीछे भी लोब होगा, ठीक है। तो ये टेट्रेट्स बनेंगे, तीन मत समझना बाबा, पीछे भी एक लोब होगा, ठीक है, समझ रहे हो? इसके पीछे जो इसका पीछे वाला पोर्शन होगा वहां पे भी एक लोब होगा, तो वो चार हो जाएंगे। तो ये स्पोर टेट्रेट्स बनेंगे, फिर स्पोर टेट्रेट्स स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेगा, और दोबारा से हमारा थैलस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। So this is the sexual reproduction in our sphagnum. And if I talk about the वही जो एंथेसोरॉस में हम देखते हैं, ठीक है, एंथेसोरॉस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एंथेसोरॉस एंड स्फैग्नम दोनों का सेम ही आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल ब्रायोफाइट का पूरा रिप्रोडक्शन सेम ही है कि गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट से फिर आपको स्पोरोफाइट मिल जाएंगे, एंड फिर स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट, ऐसे ही करके चलता मतलब आपको दिखाई देगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सब कुछ मैंने आपको पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो एंथेसेरॉस की पर्टिकुलरली बात करें तो इनमें बाय फ्रेगमेंटेशन भी आपको रिप्रोडक्शन दिखाई देता है कि फ्रेगमेंटेशन, कोई थैलस टूटा फिर से बन गया एंथेसेरॉस, कोई ट्यूबर बना उससे भी बन गया एंथेसेरॉस, कोई परसिस्टेंस ग्रोइंग एपिसिस टूट गई, मान लो ये थैलस बन रहा है, इसकी एक एपिसिस टूट गई, तो ये ग्रो कर रही थी बेचारी आगे, ये टूट गई और नया सबस्ट्रेटम पाई तो दोबारा से वहां पे भी थैलस बना ली। तो तीन चार तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज अबाउट दी एंथेसेरॉस एंड स्फैग्नम्स आपके रिप्रोडक्शन। स्फैग्नम के चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए स्फैग्नम का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम कल पढ़ेंगे,
एक्चुअली मैं बता रही हूँ, जहाँ मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताऊंगी ना, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस, जो कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बायोलॉजी से रिलेटेड जहां पर स्फेगनम से क्वेश्चन ना आए, वो मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये समझो, मैंने बताया कि इनमें एक सेंट्रल एक्सिस ऐसे करके होती है, तो लोग इसको समझते हैं कि ये स्टेम है, बल्कि ये स्टेम है नहीं, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पूरा गैमिटोफाइट है। स्पोरोफाइट इस पे ऐसे जनरेट हो रहा है, देख रहे हो, ये स्पोरोफाइट निकल रहा है। स्पोरोफाइट में मैंने 3 स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। एक होता है फुट का स्ट्रक्चर, एक होता है बीच नेक लाइक सीटा का स्ट्रक्चर, और ऊपर जाकर के एक आपको ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। एंड इसी कैप्सूल के अंदर यू हैव स्पोर्स, ठीक है। तो ये रहा इनका कैप्सूल। कैप्सूल देखो, ये वाला कैप्सूल फट गया, देख रहे हो, ये फट गया कैप्सूल। जैसे ही ये कैप्सूल फटा, इसमें से ऐसे छोटे 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 स्पोर्स आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिस पोर्शन इज योर स्पोरोफाइट। ये कैप्सूल जो आपके फटने के बाद स्पोर्स निकल रहे हैं, यही स्पोर्स आगे चल करके न्यू आपके जो एंथेसेरोस एंथेसेरोस कह रही हूँ, स्फेगनम की बॉडी है वो बना देंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लीफी वाला ऐसा ग्रीन ग्रीन, इसका आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देखना है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये गोल वाला, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है ये। देखो, ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ग्रीन क्लोरोफिलस सेल, 2 सेल्स यहाँ पे पाई जा रही थी ना, कौन कौन सी, एक हाइलिन सेल्स पाई जा रही थी और एक ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स पाई जा रही थी। हाइलिन सेल वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही थी, और क्लोरोफिलस सेल्स, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको सेल्स दिखाई दे रही है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। पता नहीं, मुझे तो बायोलॉजी से इजी कुछ लगता ही नहीं है। देख रहे हो, बहुत इजी, अगर डायग्राम समझ में आ जाए ना, तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। देखो, ये जो सेल्स हैं, जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रही हूँ, ये हो गए आपके क्लोरोफिलस सेल्स, ठीक है। ऑब्वियसली दे हैव क्लोरोफिल, तो दे विल गोना परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। एंड जो बीच में आपको जगह बच जा रही है इन सेल से, क्लोरोफिलस सेल से, वहां आपको ऐसे दिखाई दे रही हैं हाइलीन सेल्स, और ये सेल्स करा रही हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारी हाइलीन सेल हो गई। और इन्हीं हाइलीन सेल के कहीं कहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोर्स। वेरी गुड, अगर किसी ने अच्छे से इसको देखा, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको, ये देखो, ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी था एक पोर, ठीक है। और सबको एक दूसरे से कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट करने के लिए दे हैव फाइबर्स। ये देखो, ये फाइब्रिल, फाइब्रिल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक पोर्शन को काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रांच लीफ सेल की एनाटॉमी, कि दे हैव क्लोरोफिलस सेल, दे हैव हाइलिन सेल। क्लोरोफिलस ग्रीन होती है, हाइलिन सेल एम्प्टी होती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, खाली है तभी तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी। और ये वाटर एब्जॉर्ब करना जो है, इसके लिए बहुत 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 हीरो बना दिया इसको। ये जो हाइलिन सेल है, ये हीरो बना दिया हमारे स्फेग्नम को। कैसे, देखो, ये हाइलिन सेल में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, ये वाटर बहुत दिनों तक ये एब्जॉर्ब करके रखता है, बहुत दिनों तक, ठीक है। तो मतलब क्या, कि दे हैव अ गुड वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी, ठीक है। ये हाइलिन सेल ने ही इसको बनाया है हीरो, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी, ठीक है। और वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी को भी आप ये भी कह सकते हो कि दे हैव वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी। देखो, एब्जॉर्ब करना, कि आप एक फोम ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, किसी पानी को फोम ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो सूख गया। रिटेंशन मतलब कि उसी पानी को बहुत देर तक रोक करके अपने में रखना। दिस टर्म इज एक्चुअली डिफाइंड एज रिटेंशन। तो दे हैव अ, मतलब बेस्ट, ऐसे बोल सकते हो कि दे हैव बेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी। क्या होगा इस वाटर को रिटेंशन, मतलब इसको रोक करके, जितने भी हमारे लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग प्लांट्स हो गए, या फ्लैश, जो लिविंग एनिमल्स के फ्लैशेस हो गए, मीट वगैरह हो गए, ठीक है, उन्हें हम लोग इस फैगनम से रैप कर देते हैं। कोई प्लांट हमने लिया, ठीक है,
एंड उसको हमने क्या किया, पूरी तरीके से ऐसे इस फैगनम में रैप कर दिया। अब होगा क्या कि हमने किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इस लिविंग प्लांट को, जिंदा प्लांट को हमें भेजना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। तो क्योंकि इस प्लांट को हमने पूरी तरीके से इस फैगनम में रैप किया हुआ है, ये इस फैगनम हमारे जिंदा प्लांट को पानी जो है वो देता रहेगा। बिकॉज यू ऑल नो कि मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लांट को जीवित रखने के लिए पानी बड़ा जरूरी है, मॉइस्चर जरूरी है। तो ये जो हमारा स्फेगनम है, ये इतना पानी होल्ड करके अपने अंदर रखता है ना, कि एक लिविंग प्लांट को ये क्या करेगा, अपने अंदर पूरी तरीके से अगर हम रैप कर दें तो ये उससे, क्योंकि ये खुद इतना पानी रिटेंट करके रखा हुआ है, अपने अंदर मॉइस्चर लॉक करके रखा हुआ है, कि ये दूसरे जो प्लांट इसमें पूरी तरीके से बंधा हुआ है, उस प्लांट को ये क्या करेगा, पानी क्या प्रोवाइड करेगा। और ये जो लिविंग प्लांट है, ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक आराम से जीवित रह सकता है। एक्सपोर्ट हो सकता है इसका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ना ये मुरझाएगा, ना ये सूखेगा, ना ये मरेगा। तो दिस इज वाई स्फेगनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। and there are so many features, good characteristic of sphagnum जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेगनम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ कि अगर आपका एमसीक्यू पेपर हो रहा है तो एक क्वेश्चन स्फेगनम से तो पक्का है। और पता है क्या क्वेश्चन आएगा, पीट मॉक्स, कि हम पीट मॉस किसे कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, हम बग मॉस किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर स्फेगनम हो रहा है उस वाटर का पीएच क्या होगा, तो एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। पीट मॉस क्यों कहा जा रहा है, पीट है भाई, इसका नाम ही पीट है, मैट मैट की तरह तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो पीट मॉस, मॉस की तरह लगता है कि ब्रायोफाइट का मॉस, ब्रायोफाइट में जो मॉसेस होते हैं उनकी तरह एकदम बिल्कुल ये, मतलब ब्रायोफाइट ही है एक्चुअली, तो मॉस की तरह दिखाई दे रहा है, ब्रायोफाइट है, मॉस के अंदर अंडर ये आ रहा है और पीट की तरह ये फॉर्मेशन करता है। बॉग मॉस भी सेम ही इसी रीजन की वजह से इनको कहा जाता है कि मैट नुमा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पीट मॉस, बॉग मॉस जैसा क्वेश्चन आएगा। और सेकेंडली ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, मुझे याद है कि ये वेटलैंड के जगह पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक किसी का दिमाग नहीं जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा था कि ये हमारा स्फेगनम जो है, इसकी ग्रोथ कहाँ होती है, तो वेटलैंड पे ग्रोथ होती है, ये चीज याद रखना। पीएच पूछा गया था वाटर का, इसीलिए मैंने यहाँ बताया आपको। आपके देखो, आपके बीएससी वाले पेपर में तो यही आएगा कि बताओ भैया इसमें से पीट मॉस कौन सा है, इसमें से बॉग मॉस कौन सा है। मैं लिखित आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन स्फेगनम से पक्का है कि आने वाला है, और यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जहां आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे ना, जैसे कि एमएससी का एंट्रेंस हो गया या टीजीटी पीजीटी का पेपर हो गया, वहां आपसे पूछेगा कि स्फेगनम वाटर रिटेंट करके बहुत ज्यादा रह रहा है, जहां वो रहता है वहां का पानी कैसा होता है, क्या वो एसिडिक होता है, उसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक पीएच होगा। और कहाँ वो हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस हैबिटेट में हो रही है, तो वेटलैंड पे वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को हमारे स्फेगनम से मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। ओके, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम स्फेगनम की, देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी करके रखा हुआ था कि मैं यही आपको बता दूंगी कि स्फेगनम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बट लेट मी डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो, वहां अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। करेंगे कल, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे, एंड देन डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका ब्रायोफाइट्स के, पूरे ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, एंड देन हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों से ज्यादा मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बर्डन मैंने रखा हुआ है भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना रहता है, तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से आपका सिलेबस खत्म करूँ। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आप डेली वीडियोस देख रहे होंगे, हर एक वीडियो से अपने नोट्स बना रहे होंगे। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्त, अपने सीनियर्स, अपने कलीग, सबके पास, और जल्दी से इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।